आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 7 के तमाम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, टोटल 4 हैं। तो सबसे पहले हम नंबर 1 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स हमारे पास, स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन एंड ड्राइव केसी एक्सप्रेशन ऑफ अ जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन। हमसे कहा है कि हमें स्टेटमेंट बताना है लॉ ऑफ मास एक्शन का, और साथ में हमें केसी की एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग दी है लॉ ऑफ मास एक्शन की, सही है। उसके बाद मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी लॉ ऑफ मास एक्शन का एक और नाम क्या है, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम है। दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय गुलबर्ग एंड वाज इन 1864, और इस लॉ को कौन से साइंटिस्ट ने पेश किया था, गुलबर्ग और वाज ने 1864 में। अब इसका स्टेटमेंट क्या है वो हम देख लेते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी जो रिएक्शन की स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, यानी अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रिएक्टेंट्स की तो स्पीड भी हमारी क्या होगी, रिएक्शन की बढ़ेगी। और इसी तरह से हम कह सकते हैं या कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया किसका, लॉ ऑफ मास एक्शन का, कि अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए आपको कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, सही है। और एक्टिव मास का स्टूडेंट्स मतलब यहाँ पर कंसंट्रेशन ही है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कंसीडर अ रिवर्सिबल रिएक्शन विच इज़ गिवन बाय, तो हमने यहाँ पर एक रिवर्सिबल रिएक्शन कंसीडर किया है, सही है। आप इसको हाइपोथेटिकल रिएक्शन भी कह सकते हो, ए प्लस बी एरो सी प्लस डी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो एरो है ये हमारा शो कर रही है किसको, रिवर्सिबल रिएक्शन को। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के मुताबिक द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स व्हिच कैन बी कैलकुलेटेड एज। तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, या आप कह सकते हो लॉ ऑफ मास एक्शन, हमें क्या बताता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के, सही है स्टूडेंट्स। के आर एफ हमारा बराबर होगा आर बी के, यानी जितनी तेज़ी के साथ रिएक्टेंट्स आपके कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में, उतनी तेज़ी के साथ आप कह सकते हो प्रोडक्ट आपके कन्वर्ट होने चाहिए बैकवर्ड रिएक्शन के लिहाज से, किसमें, रिएक्टेंट में। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैंने यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है फॉरवर्ड रिएक्शन का, तो आर एफ मेरा यहाँ पर शो कर रहा है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं इस रिएक्शन के लिहाज से यहाँ पर रिएक्टेंट्स क्या हैं, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिहाज से यहाँ पर रिएक्टेंट्स क्या हैं, तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स है हमारे पास ए और बी, और स्टूडेंट्स यहाँ पर स्मॉल है और स्मॉल बी शो कर रहे हैं किसको, नंबर ऑफ मोल्स को। तो आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो क्योंकि यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स हैं तो हम दोनों रिएक्टेंट्स को लिखेंगे प्रोडक्ट की फॉर्म में, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ए और बी, इसको हम बना देंगे पावर किसकी, ए रिएक्टेंट की और बी रिएक्टेंट की। तो आर एफ हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, प्रोडक्ट किसका होगा यहाँ पर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का, सही है। तो ए की पावर ए मल्टीप्लाई बाय बी की पावर बी। और स्टूडेंट जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाएंगे तो हमारे पास आएगा कांस्टेंट जो कि यहाँ पर है K1। तो आर एफ हमारा बराबर हो जाएगा K1 और कंसंट्रेशन ऑफ ए होल पावर ए और मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी होल पावर बी। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूँ बैकवर्ड रिएक्शन के लिहाज से यहाँ पर रिएक्टेंट्स क्या हैं, तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिहाज से स्टूडेंट्स यहाँ पर रिएक्टेंट्स हैं COD और स्मॉल डी हमारा यहाँ पर शो कर रहा है किसको, नंबर ऑफ मोल्स को। तो बैकवर्ड रिएक्शंस के लिहाज से हमारा आर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के, यानी प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो सी को मैंने लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट में और स्मॉल सी मैंने उसकी पावर बना दी जो कि शो कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स को। इसी तरीके से कैपिटल डी हमारा यहाँ पर शो कर रहा है किसको, रिएक्टेंट को, और स्मॉल डी हमारा यहाँ पर शो कर रहा है किसको, नंबर ऑफ मोल्स को। फिर से जब हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाएंगे तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हमारा बराबर हो जाएगा किसके, K2 के, और बाकी मैंने एज इट इज लिख दिया। K2 हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है। आगे देख लेते हैं।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, एक RF के लिहाज से और एक RB के लिहाज से। तो यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट यानी लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक अभी मैंने आपको बताया था रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इक्विलिब्रियम पे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, RF और RB की वैल्यू पुट करेंगे। RF हमारा बराबर है इसके और RB हमारा बराबर है इसके। तो मैंने RF की यहाँ पर वैल्यू पुट की K1 और ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा A होल पावर A, इसी तरह ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा B और होल पावर B, इक्वल की साइन लगाई और RB की वैल्यू मैंने पुट कर दी जो कि ऊपर मैंने ड्राइव की है K2 C की पावर C और D की पावर D। तो स्टूडेंट्स K2 हमारा यहाँ पर राइट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसको लेके जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड पर तो K1 से क्या होगा, डिवाइड होगा। इसी तरह से A की पावर A और B की पावर B यहाँ पर K1 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर मैं इसको लेके जाऊंगा राइट हैंड साइड पर तो C की पावर C और D की पावर D से ये क्या होगा, डिवाइड होगा हमारा A की पावर A और B की पावर B। तो K1 डिवाइड बाय K2 हमारा बराबर हो जाएगा C की पावर C मल्टीप्लाई बाय D की पावर D और डिवाइड बाय A की पावर A और मल्टीप्लाई बाय B की पावर B। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा K1 क्योंकि कांस्टेंट है, K2 भी कांस्टेंट है, तो K1 डिवाइड बाय K2 को हम कह देते हैं कि ये हमारा बराबर है KC के। सही है, तो KC फाइनली हमारा बराबर हो जाएगा C की पावर C और D की पावर D, यानी C की पावर C को आपको मल्टीप्लाई कराना है D की पावर D से और डिवाइड बाय A की पावर A मल्टीप्लाई बाय B की पावर B। स्टूडेंट्स KC को हम यहाँ पर कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ये बेसिकली क्या है, रेशियो है ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम। कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा क्या है, रेशियो है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स का इक्विलिब्रियम पर। और जो कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स हम एक्सप्रेस करते हैं यानी जो कंसंट्रेशन का यूनिट होता है वो होता है मोल पर डीएम क्यूब या मोल पर लीटर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। हमने सबसे पहले बताया कि लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है और उसके बाद हमने क्या किया, ड्राइव किया एक फार्मूला केसी के लिए जो कि ये है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट ली चैटेलियर प्रिंसिपल। हमें सबसे पहले ली चैटेलियर प्रिंसिपल का स्टेटमेंट बताना है। आगे हमसे कहा है एक्सप्लेन द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ ली चैटेलियर प्रिंसिपल यूजिंग हैबर प्रोसेस। हमें इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बतानी है कि इंडस्ट्री के अंदर ली चैटेलियर प्रिंसिपल कहाँ अप्लाई होता है और यहाँ पर बताया है वैसे बेसिकली कि हैबर प्रोसेस के ज़रिए हमें इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बतानी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर हेडिंग दी ली चैटेलियर प्रिंसिपल की, आगे मैंने लिखा है दिस प्रिंसिपल वाज प्रपोज्ड बाय ली चैटेलियर इन 1881। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि ये प्रिंसिपल हमारा दिया था किसने, ली चैटेलियर ने 1881 में। अब ये प्रिंसिपल हमें क्या बताता है वो हम देख लेते हैं। दिस प्रिंसिपल टेल्स अस अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम। इस प्रिंसिपल से हमें पता चलता है कि कंसंट्रेशन का, टेम्परेचर का, प्रेशर का और कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होगा इक्विलिब्रियम पर। अब आगे मैंने इसका स्टेटमेंट लिखा है दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, ये प्रिंसिपल हमें बताता है व्हेन द स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन इक्विलिब्रियम सिस्टम देन इक्विलिब्रियम विल ट्राई टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ दैट स्ट्रेस। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि जब भी स्ट्रेस अप्लाई किया जाएगा एक इक्विलिब्रियम सिस्टम पर तो इक्विलिब्रियम हमारा क्या करेगा, उस स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करेगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस में भी कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम। यानी अगर कोई हमारा सिस्टम रिवर्सिबल रिएक्शन किसके अंदर है, इक्विलिब्रियम में है, अगर हम कंसंट्रेशन को ज़्यादा या कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम उसके अपोज करेगा। अगर हम कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को कम करने की कोशिश करेगा। अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम हमारा टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश करेगा। अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम हमारा उसे क्या करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। तो कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट बेसिकली हमारे यहाँ पर क्या है, स्ट्रेस हैं जो कि अप्लाई होंगे किस पर, इक्विलिब्रियम सिस्टम पर। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन कि किस तरीके से हम ली चैटेलियर प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में बाय हैबर प्रोसेस। तो मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पर हेडिंग लिखी है एक्सप्लेनेशन और ब्रैकेट में मैंने लिखा है हैबर प्रोसेस फॉर द अमोनिया फॉर्मेशन। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हैबर प्रोसेस हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम अमोनिया गैस को फॉर्म करते हैं, यानी अमोनिया गैस तैयार की जाती है हैबर प्रोसेस के ज़रिए। अब अमोनिया गैस की फॉर्मेशन पे किस तरीके से ये ली चैटेलियर प्रिंसिपल अप्लाई होगा वो हम देखते हैं। तो इन इंडस्ट्री NH3 इज प्रिपेयर्ड बाय हैबर प्रोसेस,
कि अगर हम इंडस्ट्री में अमोनिया की बात करें तो अमोनिया को तैयार किया जाता है हेबर प्रोसेस के जरिए। दिस प्रिंसिपल्स कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय ऑब्जर्विंग द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस सच एज कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम। और इस प्रिंसिपल को आसानी के साथ समझा जा सकता है कि अगर स्ट्रेस अप्लाई किए जाएं यानी कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट के किस पर, इक्विलिब्रियम पर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होगा, तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशंस बिकॉज कैटलिस्ट ओनली स्पीड अप्स द केमिकल रिएक्शन। तो कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, क्योंकि कैटलिस्ट सिर्फ और सिर्फ हम केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। सेकेंड स्टूडेंट्स हमारे पास इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। हमें यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम कंसंट्रेशन के इफेक्ट को समझना चाहते हैं तो उसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो इस केमिकल रिएक्शन के अंदर स्टूडेंट्स नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की मदद से अमोनिया गैस को तैयार किया जा रहा है। अब स्टूडेंट्स मैंने आगे यहाँ पर लिखा है इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट सच एज N2 और H2। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि अगर हम किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे यानी नाइट्रोजन की या हाइड्रोजन की, then equilibrium will try to decrease this concentration by proceeding the reaction in forward direction। तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, जिस कंसंट्रेशन को हमने बढ़ाया है उस कंसंट्रेशन को कम करने की कोशिश करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगा, अमोनिया बनाएगा और रिएक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड हो जाएगी। एज अ रिजल्ट मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स सच एज अमोनिया विल बी फॉर्म्ड बाय हेबर प्रोसेस। तो ये स्टूडेंट्स हमारा इफेक्ट हो गया किसका, कंसंट्रेशन का, कि अगर हम किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से, तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया बनाएगा और रिएक्शन की डायरेक्शन हो जाएगी फॉरवर्ड। अब स्टूडेंट्स हम थर्ड इफेक्ट देख लेते हैं जो कि हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो फिर से मैंने यहाँ पर वही सेंटेंस लिखा है कि अगर हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को समझना चाहते हैं तो उसके लिए हम कंसीडर करेंगे ये फॉलोइंग रिएक्शन N2 + 3H2 और एरो 2NH3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हीट ऑफ रिएक्शन गिवन है, डेल्टा H की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पर मेंशन है कि ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव है -46.2 किलो जूल पर मोल। तो एज इट इज क्लियर फ्रॉम अबव केमिकल रिएक्शन दैट दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जैसा कि हमें डेल्टा H से पता चल रहा है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द NH3 वी विल हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर। तो अगर स्टूडेंट्स हम चाहते हैं कि अमोनिया हमारी गैस बने तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रिएक्शन का जो टेम्परेचर है उसे हमें कम करना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट मोर एंड मोर प्रोडक्ट सच एज अमोनिया विल बी फॉर्म्ड बाय हेबर प्रोसेस। और क्योंकि जब हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम उसको क्या करेगा, उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा और रिएक्शन की डायरेक्शन फिर से क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं लास्ट इफेक्ट जो कि है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो फिर से मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है कि अगर हम प्रेशर के इफेक्ट को समझना चाहते हैं तो उसके लिए हम कंसीडर करेंगे फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन N2 + 3H2 एरो 2NH3। If we increase the pressure of any reactant such as N2 or H2, then the equilibrium will try to decrease this pressure by proceeding the reaction in forward direction with the reduction of number of moles। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे किसी भी रिएक्टेंट्स का N2 और H2 का, तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, इस प्रेशर को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया बनाएगा और रिएक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड हो जाएगी। या आप ऐसे भी कह सकते हो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर रिएक्टेंट्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 4 हैं। एक हमारा मोल हो गया नाइट्रोजन का और 3 हो गए हाइड्रोजन के। और प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिहाज से नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 हैं। तो क्योंकि ये सिस्टम हमारा क्लोज कंटेनर के अंदर हो रहा है, जैसे हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, प्रेशर को कम करने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब रिएक्शन हमारा उस साइड शिफ्ट हो जाएगा जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे और नंबर ऑफ मोल्स हमारे कहाँ पर कम है, प्रोडक्ट में कम है, लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्या होगी, अमोनिया गैस बनेगी। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, गिव ब्रीफ अकाउंट ऑन कॉमन आयन इफेक्ट। हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है, आप ऐसे कह लो कि हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है कॉमन आयन इफेक्ट पे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने हेडिंग दी यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट। अब क्या है, मैंने इसकी डिफाइन लिखी है, पहले हम डिफाइन देख लेते हैं फिर हम इसको समझेंगे। द रिडक्शन इन द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग वन आयन कॉमन इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि अगर हमारा आयोनाइजेशन का प्रोसेस
क्या हो, डिक्रीज हो जाए। रिडक्शन किसे कहते हैं, डिक्रीज होने को। और कौन से इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं हम, वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं। किसकी मौजूदगी में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मौजूदगी में। तो क्या होता है फिर उस टाइम, एक आयन हमारा कॉमन होता है, सही है, जिसको हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। कि हमारा आयोनाइजेशन का प्रोसेस किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर डिक्रीज हो जाता है किसकी मौजूदगी में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मौजूदगी में, तो उसमें क्या होता है, एक आयन कॉमन होता है जिसको हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। क्या मतलब स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूं कि एक हमारे पास बीकर है और बीकर के अंदर हमने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट डाला, यानी AgCl को हमने डाला पानी में। अब AgCl क्या है, AgCl हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये सारा का सारा डिसोसिएट नहीं होगा वाटर में, सिर्फ इसका कुछ पार्ट क्या होगा, डिसोसिएट होगा। सही है। अब स्टूडेंट्स मैं आपसे कहूं कि इसी सॉल्यूशन के अंदर अगर हम NaCl डाल दें, तो AgCl क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है और NaCl हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो AgCl का जो आयोनाइजेशन का प्रोसेस है वो क्या होगा, और भी ज्यादा स्लो हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ NaCl। अब स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं इस AgCl में और NaCl में हमारा आयन कौन सा कॉमन है, तो Cl अगर आप दोनों में देखो, AgCl के अंदर भी Cl आ रहा है यानी Cl नेगेटिव आयन, और NaCl के अंदर भी क्या आ रहा है, Cl नेगेटिव आयन आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा कॉमन आयन इफेक्ट। सही है। Finally, the addition of NaCl, which is strong electrolyte, in AgCl, which is weak electrolyte, will decrease the solubility of AgCl, having one ion common, which is Cl। तो यही बात स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिखी है कि जब हम NaCl को ऐड करेंगे किसके अंदर, AgCl के सॉल्यूशन में, क्योंकि NaCl हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और AgCl हमारा क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो सोलिबिलिटी जो होगी किसकी, AgCl की, वो डिक्रीज हो जाएगी और एक आयन हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन में कॉमन होगा जो कि क्लोरीन का है। तो एज अ रिजल्ट AgCl प्रिसिपिटेट्स आउट, और जिसकी वजह से क्योंकि हमारा AgCl डिजोल्व नहीं होगा तो ये प्रिसिपिटेट्स की फॉर्म में क्या होगा, सॉल्यूशन से बाहर आ जाएगा। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, कॉमन आयन इफेक्ट। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करना है, यानी Kc की हमें डिफाइन लिखनी है। आगे हमसे कहा है हाउ इट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, और Kc की मदद से हम किस तरह से रिएक्शन की डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं और एक्सटेंट मालूम कर सकते हैं, ये हमें क्या करना है, बताना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर हेडिंग दी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Kc से, और ये अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इसका फार्मूला भी ड्राइव किया था। Kc हमारा बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसकी डिफाइन स्टूडेंट्स हम इस फार्मूले से बना लेते हैं। इट इज द रेशो, यानी इट का मतलब स्टूडेंट्स क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc हमारा क्या है, रेशो है कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का इक्विलिब्रियम पर। अब स्टूडेंट्स हमसे कहा है कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन हम Kc की मदद से कैसे मालूम कर सकते हैं, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने हेडिंग दी टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि Kc को हम यूज कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन मालूम करने के लिए। सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा है, इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बाय Kc कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, कि अगर हम Kc की मदद से डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसके अंदर रिएक्टेंट्स के अंदर मैंने रिएक्टेंट ही लिख दिया और प्रोडक्ट के अंदर मैंने प्रोडक्ट लिख दिया। आगे स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं, मैं आपसे कहूं कि इस रिएक्शन के लिहाज से Kc का फार्मूला क्या बनेगा, वो बनेगा कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो स्टूडेंट्स हमारे रिएक्शन के लिहाज से Kc का फार्मूला क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 केसेस हैं। इफ concentration of the product divided by concentration of the reactant is equal to Kc, then the reaction will be in equilibrium। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास कोई रिवर्सिबल रिएक्शन मौजूद है और उसका अगर आपको Kc गिवन है, सही है, एक आपके पास गिवन Kc होगा और एक आपको मेजर्ड करना होगा। अगर आपका मेजर्ड Kc और गिवन Kc दोनों बराबर आ जाते हैं, इसका मतलब रिएक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो क्या है, इक्विलिब्रियम है। यानी जितनी तेजी के साथ आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उतनी तेजी के साथ आपका प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, या आप कह सकते हो आर है बराबर है आरबी के। सेकंड केस स्टूडेंट्स हमारे पास है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज लेस देन Kc, देन द रिएक्शन विल बी शिफ्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन टू प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स।
इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि अगर आपके पास कोई रिवर्सिबल रिएक्शन हो और उसका आपको केसी गिवन हो, तो आप क्या करोगे, गिवन वैल्यूज़ की मदद से आप केसी को कैलकुलेट करोगे और आपके जो कैलकुलेटेड केसी की वैल्यू है अगर वो कम है गिवन केसी की वैल्यू से, तो रिएक्शन आपका किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। यानी अगर आपके कैलकुलेटेड केसी की वैल्यू गिवन केसी की वैल्यू से कम है तो रिएक्शन की डायरेक्शन होगी फॉरवर्ड। तो लास्ट केस स्टूडेंट्स हमारे पास है कि अगर हमारे पास जो रेशियो है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का वो ज़्यादा आ जाता है गिवन केसी के मुकाबले में, यानी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है केसी की वो ज़्यादा है और गिवन वैल्यू केसी की कम है, तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, बैकवर्ड हो जाएगी। सही है, इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए। सेकेंड पार्ट में स्टूडेंट्स हमसे कहा था कि केसी की मदद से हम किस तरह से एक्सटेंट मालूम कर सकते हैं रिएक्शन की, तो वो हम देख लेते हैं। तो इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बाय केसी देयर आर थ्री कंडीशंस, कि अगर हम केसी की मदद से एक्सटेंट मालूम करना चाहते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन की, तो तीन कंडीशंस हमारे पास मौजूद हैं। नंबर वन क्या है, इफ़ द वैल्यू ऑफ केसी इज़ वेरी लार्ज, कि अगर केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, देन इट इज़ प्रिडिक्टेड दैट फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, अगर केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, कि फॉरवर्ड रिएक्शन हमारा तकरीबन पूरा हो चुका है एंड रिएक्टेंट्स आर अनस्टेबल, और रिएक्टेंट्स हमारे क्या हैं, अनस्टेबल हैं। जैसा कि केसी की वैल्यू हमारे पास होती है किसके अंदर, डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन में 10 की पावर 55। ये ओजोन का रिएक्शन लिखा हुआ है कि ओजोन को जब आप ब्रेक करोगे तो इस वक्त केसी की वैल्यू क्या होगी, 10 की पावर 55। तो इस रिएक्शन की स्टूडेंट्स केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब रिएक्टेंट्स यानी ओजोन हमारा यहाँ पर क्या है, अनस्टेबल है। सही है, जब हमने इसको ब्रेक किया तो केसी की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा होती है तो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन तकरीबन कंप्लीट हो चुका होता है और उस टाइम रिएक्टेंट्स हमारे अनस्टेबल होते हैं। सेकेंड पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है, इफ़ द वैल्यू ऑफ केसी इज़ वेरी स्मॉल, कि अगर केसी की वैल्यू बहुत कम है, देन इट इज़ प्रिडिक्टेड दैट बैकवर्ड रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट एंड रिएक्टेंट्स आर स्टेबल। तो इसका मतलब ये होता है कि जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो तकरीबन पूरा हो चुका है और रिएक्टेंट्स हमारे क्या है, स्टेबल हैं। जैसे स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूँ कि हमें यहाँ पर रिएक्शन गिवन है HF, जब आप इसको ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, H2 और F2। तो गलती से मैंने यहाँ पर I2 लिख दिया है, यहाँ पर F2 आएगा। तो इस रिएक्शन की केसी की वैल्यू क्या है, 10 की पावर 13, और ये वैल्यू केसी की कम है। इसका मतलब बैकवर्ड रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है और रिएक्टेंट्स आपके क्या है, स्टेबल हैं। लास्ट में स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिखा है, अगर केसी की वैल्यू मॉडरेट हो तो रिएक्शन हमारा प्रोसीड होगा दोनों डायरेक्शन में, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होगा। जैसे अगर मैं कहूँ केसी की वैल्यू 10 होती है जब हम अमोनिया को डिकम्पोज करते हैं, तो ये हमारी है मॉडरेट वैल्यू। जितनी तेज़ी से अमोनिया आपका ब्रेक होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाएगा, उतनी ही तेज़ी के साथ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस थे यूनिट नंबर 7 के, वो कंप्लीट हो गए। आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।